नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ फिर से आपके लिए हिंदी की ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस कक्षा में। तो देखिए, हमारी जो यात्रा है हिंदी की बहुत अच्छे से चल रही है, बहुत धमाकेदार तरीके से चल रही है और आपको भी इसी तरह से पढ़ाई करनी है, बहुत धमाकेदार तरीके से। उसके बाद जब हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, रिविज़न हो जाएगा या हमारे एग्ज़ाम हो जाएंगे, तब देखिए हमें कितना रिलैक्स महसूस होता है। तो इसी के साथ चलते हैं हमारे नए चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है भाग्य और पुरुषार्थ। और ये है हमारी कक्षा 12 का ये जो लेसन है, इसका आज हम फर्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। और फर्स्ट लेक्चर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो भाग्य और पुरुषार्थ के जो लेखक हैं जैनेंद्र कुमार जी, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। जैनेंद्र कुमार जी के बारे में, जो एक मनोविश्लेषणवादी लेखक थे। ठीक है, मनोविश्लेषणवादी का मतलब है कि कोई मानसिक जो शिक्षा होती है उसके माध्यम से, उसके द्वारा उन्होंने जो रचनाएं करी है, उसकी उन रचनाओं को कहाँ तक मतलब आलोचकों ने कहाँ तक उसे सही माना है, कहाँ तक नहीं माना है, ये सारी चीज़ें उनकी रचनाओं के अंतर्गत आती है। लेकिन हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं भाग्य और पुरुषार्थ। ठीक है, भाग्य और पुरुषार्थ के बारे में उनके बहुत ही अनोखे विचार पढ़ने जा रहे हैं। और उससे पहले पढ़ेंगे हम उनका जीवन परिचय, उनका साहित्य परिचय, उनकी शिक्षा, उनकी कृतियाँ, या फिर उन्हें दिए गए समाज के द्वारा सम्मान, ठीक है, या देश के द्वारा दिए गए सम्मान। ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम हमारे लेक्चर 1 को। तो क्या है ये? आज उनका जीवन परिचय है। ये है हमारे जैनेंद्र कुमार जी। देखिए ये जैनेंद्र कुमार जी है और ये इन्होंने मनोविश्लेषणवाद के विषय को लेकर भी कुछ रचनाएं रची है और बहुत अनोखी रचनाएं रची है। तो पढ़ते हैं हम हमारे जीवन परिचय। जन्म देखिए, सबसे पहले जीवन परिचय के अंतर्गत क्या आता है? जन्म आता है। तो जन्म देखिए उनका हुआ था 2 जनवरी 1905 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। और जन्म स्थान है वो है कोड़ियागंज, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, अलीगढ़ कहाँ है? यूपी में है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए घर का नाम, जैनेंद्र कुमार जी के घर का नाम था आनंदी लाल। उन्हें प्यार से सभी आनंदी लाल कह के पुकारते थे। प्रारंभिक शिक्षा जो शुरू हुई थी उनकी छेन गुरुकुल में हुई थी, जो हस्तिनापुर में है। और हस्तिनापुर भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए लेखन विधा की बात करें तो उन्होंने लेखन विधा में उनका सर्वश्रेष्ठ जो समय है, जो सर्वश्रेष्ठ जो उनका लेखन हुआ है वो गद्य साहित्य के अंतर्गत हुआ है। तो वे गद्य साहित्य को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। और भाषा है उनकी बहुत ही सीधी सादी, सरल और सुबोध, यानी कि बहुत ही सीधी सादी भाषा है, आम जनता को आसानी से समझाने वाली भाषा है। वो उनके जो साहित्य है उनको पढ़कर आसानी से समझ लेते हैं कि उनका जो कहने का तात्पर्य है, यानी कहने का जो अर्थ है वो क्या है। ठीक है, उसके बाद आती है शैली। तो शैली में देखिए उनकी विचारात्मक और वर्णनात्मक 2 प्रकार की शैलियों का यहाँ उल्लेख किया गया है। विचारात्मक का मतलब ये होता है, जो गद्य होता है वो विचार प्रधान होता है। और विचार कहाँ से उत्पन्न होते हैं? हमारे मन के भावों से उत्पन्न होते हैं। तो उन्होंने अब किसी विषय को लेकर अपने मन के भावों का विचारात्मक अध्ययन किया है और विचारात्मक उसमें वर्णन किया है, इसलिए वर्णनात्मक शैली भी आती है। उन्होंने संक्षिप्त रूप से नहीं लिखा है, किसी भी बात को बहुत ही वर्णनात्मक रूप से, वर्णनात्मक शैली में उन्होंने रचना लिखी है। ठीक है, आगे चलते देखिए प्रमुख रचनाओं की बात करें तो उनकी बहुत सी रचनाएं हैं। उनमें से पूर्वोदय, प्रस्तुत प्रश्न, पूर्वोदय, परख, सुनीता, त्यागपत्र, पाजेब, बहुत सारी रचनाएं हैं उनकी। ठीक है, उनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 24 दिसंबर 1988 में उनकी मृत्यु हुई थी। 2 जनवरी को उनका जन्म हुआ था। ठीक है, 2 जनवरी और 1905 में उनका जन्म हुआ था और 24 दिसंबर 1988 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए साहित्य में उनका स्थान क्या है। भाई साहित्य के क्षेत्र में उनको क्या क्या स्थान प्राप्त हुआ है, क्या क्या उन्होंने किस प्रकार का साहित्य लिखा है, किन किन प्रकार की विधाओं में उन्होंने अपने साहित्य की रचना करी है। तो देखिए उपन्यास विधा में उन्होंने उपन्यास लिखे हैं, कहानी विधा में उन्होंने कहानी लिखी है, निबंध विधा में उन्होंने बहुत से निबंध लिखे हैं। तो निबंध, उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार के रूप में हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखते हैं कौन? जैनेंद्र कुमार जी। ठीक है, कौन रखते हैं? जैनेंद्र कुमार जी का उपन्यासकार के लिए, कहानीकार के लिए और निबंधकार के रूप में उनका एक प्रतिष्ठित स्थान है, जो साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए प्रेमचंद्रोत्तर।
प्रेमचंद्रोत्तर युग के, प्रेमचंद्रोत्तर यानी कि जब प्रेमचंद्र का काल जो थोड़ा थोड़ा समाप्त होने जा रहा था उस समय की बात है। प्रेमचंद्रोत्तर युग के श्रेष्ठ कथाकार जैनेन्द्र जी का जन्म अलीगढ़ के कोडियागंज गांव नामक कस्बे में 2 जनवरी 1905 में हुआ था। अब हम यहाँ पर भी थोड़ा सा देख लेते हैं इनका, ठीक है। इनके पिता का नाम प्यारेलाल, ठीक है, पिता का नाम प्यारेलाल था और माता का नाम श्रीमती रमा देवी था। ये आपको याद रखना है कि पिता का नाम इनके प्यारेलाल और माता का नाम इनके रमा देवी था। जन्म के 2 वर्ष बाद ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। जब वे बहुत छोटे थे, जब 2 वर्ष के थे, तभी उनके ऊपर से पिता का जो साया है वो हट गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। इनका पालन पोषण इनकी माता और मामा ने किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल ऋषि ब्रह्मचार्य आश्रम में हुई, ठीक है। देखिए हस्तिनापुर जो उत्तर प्रदेश में है, हस्तिनापुर के एक जैन गुरुकुल ऋषि ब्रह्मचार्य आश्रम था, वहां पर उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा से आप समझते हैं तो वहां पर हुई और 1912 में इन्होंने गुरुकुल को छोड़ दिया। अब सन 1919 में उन्होंने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय उस समय का बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय था। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संस्कृति का पोषण होता है, इस फलस्वरूप इसके कारण उन्होंने वहां दाखिला लिया। किंतु सन 1921 के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इनकी शिक्षा का क्रम टूट गया। अब देखिए 1921 में जब असहयोग आंदोलन हुआ, ठीक है, 20 में प्रारंभ हो गया था, 1921 में जब वो बहुत अच्छे तरह से चल रहा था तो उस समय कई ऐसे साहित्यकार थे जो उस आंदोलन में शामिल हुए, ठीक है। उनमें से जैनेन्द्र कुमार जी भी थे, ठीक है। तो जैनेन्द्र कुमार ने अपनी शिक्षा को छोड़कर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जब वे अध्ययनरत थे तो उस अध्ययन को छोड़कर बीच में ही उन्होंने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया, उसका साथ दिया, उसमें शामिल हो गए। तो उनकी जो शिक्षा थी जो अनवरत चल रही थी वह बीच में टूट गई, यानी कि रुक गई, ठीक है। उसके बाद सन 1921 से 1923 ईस्वी के बीच उन्होंने अपनी माता की सहायता से व्यापार किया और उसमें सफलता भी प्राप्त करी। उन्होंने अपनी माता के साथ, क्योंकि पिता का साया तो 2 वर्ष की अवस्था में ही हट गया था, माता और मामा ने उनको पाल पोस के बड़ा किया। उसके बाद माता के सहयोग से उन्होंने व्यापार प्रारंभ किया और जो बहुत हद तक सफल हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। इन्होंने 1923 ईस्वी से नागपुर पहुंच गए। 23 ईस्वी में ये नागपुर पहुंच गए और राजनीतिक पत्रों में संवाददाता के रूप में कार्य करने लगे। ये जो भी राजनीतिक पत्र थे, समाचार पत्रिकाएं थी, मैगजीन थी, उनमें क्या करने लगे, संवाददाता के रूप में एक रिपोर्टर बनकर वे कार्य करने लगे। उसी समय उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। क्यों? क्योंकि उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था और वे उस समय राजनीति के क्षेत्र में या देश के हित में जो भी समाचार लाते थे उनको अखबार में छापते थे, यानी कि उनके द्वारा लिखे गए जो भी टॉपिक थे उनको छांटते थे। जो भी समाचार थे उनको वे जब छपते थे तो जो संवाददाता ये न्यूज़ लेकर आया है इसलिए उन्हें जेल में डाल दिया जाता था, ठीक है, डाल दिया गया। और जहां ये 3 महीने तक रहे, इनमें स्वाध्याय की प्रवृत्ति छात्र जीवन से ही थी। मतलब सेल्फ स्टडी बोलते हैं, जैसे स्वाध्याय का मतलब क्या होता है, सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी करने का उनके अंदर बचपन से ही कूट कूट कर एक गुण भरा हुआ था, ठीक है। तो जेल में भी स्वाध्याय के साथ ही उन्होंने साहित्य सृजन का कार्य प्रारंभ कर दिया। अब क्या करा भाई, स्वयं खुद पढ़ने के इच्छुक थे, उनके अंदर ये प्रकृति की देन थी कि स्वाध्याय को पसंद करते थे। तो उन्होंने क्या करा, जेल में जब वे खाली बैठे रहते थे उस समय उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया, यानी कि साहित्य के रूप में उपन्यास, कहानी, निबंध, जो भी विधाएं उनके साहित्य की रचनाओं में शामिल है उनके ऊपर वे रचना करने लग गए। इनकी पहली कहानी खेल सन 1928 में विशाल भारत एक पत्रिका है। विशाल भारत क्या है, एक पत्रिका है, ठीक है, उस पत्रिका में प्रकाशित हुई। कौन सी? खेल नामक जो कहानी थी, उनकी पहली कहानी 1928 ईस्वी में विशाल भारत नाम की एक पत्रिका में प्रकाशित हुई। और इसके बाद ये निरंतर साहित्य सृजन में प्रवृत्त रहे, यानी कि बिना रुके वे चलते रहे। 24 दिसंबर 1988 में इनका देहावसान हो गया, यानी कि 24 दिसंबर 1988 को वे मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, ठीक है। तो ये था उनका जीवन परिचय।
अब देखिए, जैनेन्द्र जी ने कहानी, उपन्यास, निबंध, संस्मरण आदि अनेक गद्य विधाओं को समृद्ध किया है। इनकी प्रमुख कृतियां निम्नांकित है। यानी कि ये जो जैनेन्द्र कुमार थे, उन्होंने क्या गद्य साहित्य, उनकी शैली क्या थी, मतलब किस विधा में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ साहित्य रचन किया है, तो वो गद्य साहित्य था। और गद्य साहित्य के अंतर्गत भी देखिए कहानियां, उपन्यास, निबंध और संस्मरण, कई ऐसी विधाओं में उन्होंने रचना की है, और जिनमें से बहुत सी रचना यहाँ पढ़ने को मिल रही है हमें। तो पहली है देखिए निबंध संग्रह। निबंध संग्रह के अंतर्गत प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, मंथन, सोच विचार, काम, प्रेम और परिवार, ये तो थे इनके निबंध संग्रह। अब आते हैं उनके उपन्यास की तरफ कि कौन कौन से उन्होंने उपन्यास लिखे, यानी कि नॉवल लिखे। ठीक है, परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत, जयवर्धन और मुक्तिबोध। इस प्रकार से नौ उनके उपन्यास यहाँ हमें पढ़ने को मिले हैं, प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए कहानियों के अंतर्गत हम देखें तो कहानियों में फांसी, जयसंधि, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब, इन संग्रहों के बाद जैनेन्द्र कुमार को समस्त कहानियां 10 भागों में प्रकाशित की गई है। ये जो सारी कहानियां, ये संग्रह प्राप्त हुए हैं, उसके बाद जो सारी कहानियां हैं उनके 10 भागों में प्रकाशित की गई है। ठीक है, इसमें से देखिए जो पाजेब नाम की जो कहानी है, उसमें बाल मनोवैज्ञानिक विषय को यहाँ पर उकारा गया है। ठीक है, उकेरा गया है, यानी कि बाल सुलभ मनोवृत्तियाँ कौन कौन सी होती है वहाँ बताया है कि एक बालक के ऊपर ये कहा जाता है कि पाजेब को लेकर एक कहानी गढ़ी जाती है, एक कहानी है, उसके माध्यम से पाजेब और बच्चे के बीच का जो है वो सारी चीज़ें बताई गई है। ठीक है, अब संस्मरण में देखिए ये और वे नामक एक संस्मरण प्रकाशित हुआ। अब अनुवाद में भी उन्होंने साहित्य रचना करी है, कई भाषाओं के लेख लिखे हुए थे, उनको उन्होंने हिंदी में रूपांतरित किया है। मंदारिणी जो एक नाटक है, पाप और प्रकाश नाटक है, प्रेम में भगवान कहानी संग्रह है, और उपयुक्त रचनाओं के अतिरिक्त उन्होंने संपादन कार्य भी किया है। ठीक है, इतना तो उन्होंने साहित्य रच डाला। ठीक है, और विशाल भारत में उन्होंने काम किया संवाददाता के रूप में, और उसके बाद भी उन्होंने संपादन का भी कार्य किया है, यानी कि कई ऐसी पत्रिकाएं हैं जिनका उन्होंने संपादन किया है। ठीक है, तो संपादक के रूप में भी वे कभी कार्य करते थे। ठीक है, तो ये सारी उनकी रचनाएं हैं। आगे देखिए, जैनेन्द्र जी की साहित्य सेवा का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, यानी कि विशाल है, विशाल है। ठीक है, मौलिक कथाकार के रूप में तो इनकी विशेष पहचान है ही, निबंधकार, विचारक के रूप में भी इन्होंने अद्भुत प्रतिभा दिखाई है। यानी कि मौलिक कहानियां क्या होती है, कहीं से ली गई नहीं है, उनकी खुद की काल्पनिक विचारधारा है, और खुद की मूल रूप से वो खुद उन्होंने स्वयं ही इन कहानियों के पात्र बनाए हैं, उनके गढ़ी मतलब उन कहानियों को, कथानक को आगे बढ़ाया है। ये सारी चीज़ें उनकी मौलिक है, यानी कि उनकी खुद की है, किसी और से नहीं ली गई है। ठीक है, इन्होंने साहित्य, कला, धर्म, दर्शन, मनोविज्ञान, समाज, राष्ट्र आदि अनेक विषयों को लेकर निबंध रचना की है। निबंध के अंतर्गत भी उन्होंने देखो साहित्य को लिया है, कला को लिया है, धर्म, दर्शन और मनोविज्ञान, समाज आदि सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने अपने निबंधों की रचना करी है। ठीक है, इनके निबंध चिंतन प्रधान है, चिंतन प्रधान। ठीक है, चिंतन के बाद विचार आते हैं। जब तक मनन चिंतन नहीं करेंगे तब तक आपके अंतर्गत विचार उत्पन्न नहीं होंगे, इसलिए चिंतन प्रधान और विचारात्मक है। पहले उन्होंने चिंतन मनन किया, उसके बाद में विचार प्रस्तुत किए। ठीक है, इनके विचार करने का अपना ढंग है, कभी विषय को सीधे उठा लेना, कभी कुछ दूसरे प्रसंगों की चर्चा करते हुए मूल विषय पर आना। यानी कि उन्होंने जो विचार किए हैं वो इस प्रकार से किए हैं कि पहले तो कोई विषय डायरेक्टली उठा लिया उन्होंने कि इस विषय पर मुझे ये तो निबंध लिखना है या कहानी लिखनी है, जो भी लिखना है, जो भी विधा में उन्होंने उनको साहित्य रचना रचनी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई दूसरे प्रसंगों के द्वारा वे साहित्य में रचना करते हैं, वे निबंध लिख लेते हैं किसी दूसरे प्रसंग को लेकर, और फिर उससे संबंधित जो विधा उसको लेकर वो रचना करते हैं।
कभी मूल विषय के केंद्रीय विचार सूत्र की व्याख्या करते हुए विषय विस्तार करना। ठीक है, कोई मूल विषय हो गया, उस विषय का केंद्रीय विस्तार, यानी कि वो उस विषय का केंद्रीय विस्तार क्या है, उसके चारों तरफ वो केंद्र में है और उसके चारों तरफ का जो वातावरण वो क्या है, उसका विस्तार उन्होंने बताया है। और इस सूत्र की व्याख्या करते हुए उन्होंने बताया कि विस्तार किस प्रकार से करना है। कोई मूल विषय आ गया है, कोई कथानक आ गया है, तो उसको आप किस तरह से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, कभी किसी कथा संदर्भ को प्रस्तुत करके उसके भीतर के विचार सूत्र को निकालकर आगे बढ़ाना, और कभी पाठकों को आमंत्रित करके उनके साथ बातचीत करते हुए एक परिचर्चा के रूप में प्रतिपाद विषय को प्रस्तुत करना। इनकी विचार पद्धति की विविध भंगिमाएं है। किसी भी प्रश्न पर विचार करते हुए ये उसके आंतरिक पक्ष को विशेष महत्व देते हैं। कोई भी प्रश्न है, उस प्रश्न पर पहले वे विचार करते हैं, फिर उसके आंतरिक भाव को महत्व देते हैं कि प्रश्न करने का जो आंतरिक भाव है वह क्या है। इसलिए इनके निबंधों में दर्शन, मनोविज्ञान और अध्यात्म के शब्दों का प्रयोग हुआ है, क्योंकि जो आंतरिक भाव को प्रकट करना चाहते हैं वे दर्शन शास्त्र से संबंधित होते हैं, वे मनोविज्ञान से संबंधित होते हैं और अध्यात्म से संबंधित होते हैं, तभी वे उसके अंदर के भाव को प्रस्तुत करना चाहते हैं। अब देखिए, शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। विचार की निजी शैली के कारण ही इनके निबंधों में व्यक्तिनिष्ठता आ गई है। अब व्यक्तिनिष्ठता का मतलब होता है वे व्यक्तिगत तौर पर अपने विचार व्यक्त करते थे, किसी और को उसमें शामिल नहीं करते थे। ठीक है, तो निजी शैली, क्योंकि वे जो भी रचना करते थे मौलिक थी, उनकी निजी थी, उनकी स्वयं की थी। उस शैली में जब वे रचना करते थे तो उनके जो निबंध है, जो भी निबंध है वो व्यक्तिनिष्ठता के अंतर्गत आते हैं, यानी कि उनका खुद की जीवन को लेकर स्वयं की को कथानक बनाकर वे आगे बढ़ते हैं उस निबंध को बताने के लिए। ठीक है, आगे चलते देखिए, जैनेंद्र के निबंधों की भाषा मूलतः चिंतन की भाषा है। ये सोचा हुआ न लिखकर सोचते हुए लिखते हैं। यानी कि चिंतन की भाषा कैसे है कि पहले उन्होंने सोचा, पूरा सोच लिया, उसके बाद उन्होंने लिखा, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे उनका चिंतन बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो लिखते जाते हैं, वो अपने पूरे भाव लिखते जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है उन्होंने पहले सोच लिया, उनके बस चिंतन चलता जाता है और चिंतन कहाँ पूर्ण हो गया उन्हें खुद को भी पता नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार उनके जो निबंध थे वो सारे चिंतन प्रधान थे, व्यक्तिनिष्ठ था। ठीक है, इसलिए इनके विचारों में कहीं कहीं उलझाव आ जाता है। इनकी विचारात्मक शैली में प्रश्न, उत्तर, तर्क, युक्ति, दृष्टांत आदि तत्वों का समावेश उसे गूढ़ता प्रदान करता है। गूढ़ता यानी कि गहराई के अंतर्गत उनके शब्दों के भाव निकल कर आते हैं। ठीक है, शब्द चयन में जैनेंद्र का दृष्टिकोण उदार है। शब्द चयन में वे बहुत ही उदार है, बहुत ही सरल, सुबोध और अच्छे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। यह सही बात को सही ढंग से उपयुक्त शब्दावली में कहना चाहते हैं। ठीक है, जैनेंद्र कुमार जी कोई भी सही बात है उसको सही ढंग से उपयुक्त शब्दावली के जो शब्द प्रयोग होने चाहिए उन्हीं शब्दों का प्रयोग करके वे अपनी बात कह डालते हैं और बहुत आसानी से पाठक को आसानी से समझ में आ जाती है कि यहाँ पर जो लेखक है उनके कहने का तात्पर्य क्या है। इसके लिए इन्हें चाहे अंग्रेजी से शब्द लेना पड़े, चाहे उर्दू से, चाहे संस्कृत के तत्सम शब्दों का चयन करना पड़े, चाहे ठेठ घरेलू जीवन के शब्दों को ग्रहण करना हो, इन्हें इसमें कोई संकोच नहीं होता है। अब देखिए, जैनेंद्र जी की भाषा इतनी सरल सुबोध कैसे हो सकती है? ठीक है, सहज समझने योग्य कैसे हो सकती है? क्योंकि उन्होंने जब जो भी रचना करी है उस रचना के अंतर्गत जहाँ उन्हें लगा कि अंग्रेजी के शब्द रखेंगे तो पाठक जल्दी समझ जाएगा तो वहाँ उन्होंने उसका प्रयोग करा है। जहाँ उर्दू के शब्द रखने से साधारण भाषा बनती है वहाँ उन्होंने उर्दू के शब्द रखा है। और लगता है कि यहाँ पर तत्सम शब्द यानी कि संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग करना चाहिए, वहाँ पर उन्होंने उस भाषा का भी प्रयोग करा है। और फिर अंत में ऐसा लगा कि यहाँ पर बिल्कुल ही बोल चाल ठेठ घरेलू भाषा का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, ऐसे शब्द आने चाहिए ताकि पाठक पढ़ते ही समझ जाए कि इस वाक्य में क्या लिखा हुआ है और क्या भाव प्रकट कर रहा है। तो वहां उन्होंने घरेलू ठेठ भाषा का भी प्रयोग करा है। तो देखिए, जैनेंद्र कुमार जी की जो भाषा है वो सहज, सरल और सुबोध इसलिए है क्योंकि उन्होंने भाषा को रखते समय नहीं, भाषा को अपनाते समय, अपनी रचना को रचते समय ऐसे किसी बंधनों में बंध कर कार्य नहीं किया है। उन्होंने स्वतंत्र लेखन लिखा है और स्वतंत्र लेखन के अंदर वे किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते देखिए, वस्तुतः जैनेंद्र की शैली इनके व्यक्तित्व का ही प्रतिरूप है।
जैनेन्द्र की शैली, यानी कि आप मान लीजिए कि आप साहित्य की जिस विधा में रचना कर रहे हैं, उस रचना में अगर आपकी मौलिकता स्पष्ट हुई है, आपका खुद का व्यक्तित्व स्पष्ट हुआ है, तो आप सोचिए कि आपकी रचना पढ़ के पता चल जाएगा कि जो व्यक्ति है, फला व्यक्ति है, उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का है। क्योंकि मन के विचार आपने व्यक्त करे हैं, आपके खुद के मौलिक विचार व्यक्त करे हैं, तो आपकी सोच के अनुसार आपका व्यक्तित्व सामने उभर कर आ जाता है। ठीक है, हिंदी साहित्य के विद्वानों के समक्ष जैनेन्द्र ऐसी उलझन है जो पहले से भी अधिक गूढ़ है। इनके व्यक्तित्व का यह सुलझा हुआ उलझाव इनकी शैली में भी लक्षित होता है। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए इन्होंने विचारात्मक, विवरणात्मक, प्रश्नात्मक, भावात्मक, मनोविश्लेषणात्मक आदि शैलियों का प्रयोग किया है। उन्होंने अपने जो भी गद्य साहित्य में रचना करी है उनमें विचारात्मक, विचार प्रधान निबंध है उनके, विवरणात्मक उनके विवरण प्रधान निबंध है, प्रश्नात्मक उनके प्रश्न प्रधान भी लेख है साहित्य में, भावात्मक जो भी कहानियां उपन्यास लिखे उनमें भावों को उन्होंने महत्व दिया है, मनोविश्लेषणात्मक कहानियां उन्होंने लिखी है, उनके संस्मरण उपन्यास और कहानियों में मनोविश्लेषणात्मक तत्व भी देखा जा सकता है। तो आदि शैलियों का उन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है, आप सबको ये याद रखनी है। अब देखिए हमारा जो निबंध है यहाँ पर भाग्य और पुरुषार्थ, उसके बारे में कुछ प्रसंग बताया है कि किस प्रसंग के किस संदर्भ के अनुसार ये रचना करी है उन्होंने, कि प्रस्तुत निबंध भाग्य और पुरुषार्थ में जैनेन्द्र ने भाग्य और पुरुषार्थ के संबंध में मौलिक दृष्टि से विचार किया है। इनके अनुसार ये दोनों एक दूसरे के विरोधी न होकर सहवर्ती है। अब भाग्य और पुरुषार्थ एक दूसरे के विरोधी नहीं है, सहवर्ती है, कि भाग्य है तो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ है तो भाग्य है, दोनों की यहाँ पर अनिवार्यता बताई है। भाग्य तो विधाता का ही दूसरा नाम है, कि जो ईश्वर ने जो हमें करना चाहता है वही हमारा भाग्य है। भाग्य ने में जो लिख दिया है वह होकर रहता है, यानी कि ईश्वर की जो मर्जी है वो होकर रहती है। विधाता की कृपा को पहचानना ही भाग्योदय है। आप विधाता ने, ईश्वर ने आपके लिए क्या निश्चित कर रखा है, अगर आप उसको पहचान गए हो तो फिर वो विधाता है, यानी कि वो व्यक्ति विधाता है। ठीक है, मनुष्य का सारा पुरुषार्थ विधाता की कृपा प्राप्त करने में ही है। अब देखिए मनुष्य पुरुषार्थ, यानी कि मनुष्य के जो कर्म है वो इस प्रकार से होने चाहिए कि आप विधाता की कृपा, यानी कि जो विधाता है उसकी कृपा पाने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ यानी कि हमारे जो कर्म है, हमारा जो कर्तव्य है, उन कर्तव्यों को पूरा करना ही विधाता की कृपा प्राप्त करना है। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो विधाता आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और आपके लिए अच्छे मार्ग रखेंगे। ठीक है, अगर आप अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं तो विधाता आपके लिए किस प्रकार के रास्ते खोलेंगे आप सभी को पता है। तो इस तरह से भाग्य और विधाता, यानी कि भाग्य क्या है, विधाता, और पुरुषार्थ यानी कि हमारा कर्तव्य, हमारे कर्म, उनके बीच का जो तालमेल है वो यहाँ इस निबंध के माध्यम से बताने का प्रयत्न किया है। तो विधाता की कृपा प्राप्त होते ही मनुष्य के कर्तापन का अहंकार मिट जाता है और उसका भाग्योदय हो जाता है। यानी कि मनुष्य ये सोचता है कि मेरे द्वारा जो कार्य किया गया है, मैंने काम किया है इसलिए मुझे ये अच्छा फल मिला है। ऐसा नहीं है, आपकी विधाता की यहाँ पर आपकी एंट्री हो रही है, यानी कि आपके पूरे कर्मों का हिसाब हो रहा है। उसके बाद विधाता ये निश्चित करता है कि आपको क्या कार्य करना है। विधाता ने लिखा है आप सफल होंगे तो सफल होंगे, आप कितनी भी मेहनत करो। यहाँ ये बताया है कि विधाता के अनुसार ही आपका जीवन चलता है, आपके अनुसार आपका जीवन नहीं चलता है। इसलिए आप इस अहंकार को छोड़ दोगे तो आपका भाग्योदय हो जाएगा, यानी कि भाग्य का उदय हो जाएगा जिस दिन आपने पुरुषार्थ को समझ लिया। ठीक है, तो देखिए अब जो है हमारा आज का जो लेक्चर पूरा हुआ है भाग्य और पुरुषार्थ के बारे में, जैनेन्द्र कुमार जी के जो शब्द थे उनके बारे में, और जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा जो लिखा गया है भाग्य और पुरुषार्थ, उन जैनेन्द्र कुमार जी का हमने जीवन परिचय पढ़ा। जीवन परिचय के साथ में हमने साहित्य परिचय पढ़ा, और साहित्य परिचय के अंतर्गत हमने उनके कई सम्मान, उनकी कृतियों को पढ़ा और देखा वो कितनी शैलियों में उन्होंने साहित्य की रचना करी है, कितनी विधाओं में उन्होंने साहित्य की रचना करी है। मनोविश्लेषणवाद थे, विवरणात्मक थे, वे क्या कहते हैं उपन्यासकार थे, कहानीकार थे, निबंधकार थे। इस प्रकार से उनके कई यहाँ पर गद्य विधाओं को हमने देखा है, कौन कौन सी रचनाएं हैं, और भाग्य और पुरुषार्थ के विषय में उनके विचारों जो प्रसंग के रूप में आए हैं वो देखा है कि पाठ के अंतर्गत, निबंध के अंतर्गत जैनेन्द्र कुमार जी के जो विचार है वो किस प्रकार के हैं। तो आगे के लेक्चर में हम भाग्य और पुरुषार्थ लेकर फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।